चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इस कॉन्सेप्ट को आपने अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा या आपने किसी मीडियम के थ्रू इसकी कहानी सुनी होगी कि कैसे बच्चों को किडनैप कर कर उन्हें या तो बेच दिया जाता था या फिर उनमें कुछ डिमोनिक पावर को भरकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हम हमारी इस मूवी में इसी क्रिमिनल एक्टिविटी को बड़े ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंडिंग वे में दिखाने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक 8 साल की लड़की को कुछ क्रिमिनल्स ने किडनैप किया और वो वहां से भागने में कामयाब निकली और 10 साल बीत जाने के बाद भी उसके अतीत ने उसका अब तक पीछा नहीं छोड़ा और जिंदगी के हर मोड़ पर उसे स्ट्रगल करना पड़ा और अंत में उस लड़की का क्या हुआ ये जानना बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस मूवी की एंडिंग इतनी जबरदस्त होने वाली है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। और दोस्तों, इस मूवी का नाम द विच पार्ट 1 द सबवर्जन है और मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में अभी इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज हुआ है, जिसे जल्द ही मैं अपने चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने अपने चैनल पर एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी अफ्लिक्शन को एक्सप्लेन किया है और अगर इन केस आपने उस मूवी को मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मूवी के सबसे स्टार्टिंग सीन में जहां हम एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट को देखते हैं जिन्होंने बच्चों को किडनैप कर रखा होता है। इस क्रिमिनल ग्रुप को चलाने वाले 2 मेन लोग जिनका नाम डॉक्टर बीक और मिस्टर चोए होता है, इनके ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है और ये लोग उसे बहुत ही तलाशते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की इन्हें नहीं मिलती। वो लड़की बुरी तरह से इंजर्ड थी और ये लोग उसे मरा हुआ मान चुके थे, क्योंकि भला एक 8 साल की लड़की जो फुली इंजर्ड थी वो आखिर कितने समय तक खुद को सरवाइव कर सकती थी। लेकिन उनका ये प्रेडिक्शन गलत था। वो लड़की एक खेत में बेहोश पड़ी रही। खेत के मालिक मिस्टर गो ने उसे अगली सुबह वहां नोटिस किया और भागते हुए आए। वो उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आए और वहां उसका इलाज करवाया। अब डॉक्टर के मुताबिक उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थी, तो डॉक्टर मिस्टर गो को कहते हैं कि जल्दी ये होश में आ जाएगी। अब यहाँ पर डॉक्टर ने उनसे एक सवाल किया कि इसके होश में आ जाने के बाद आप इसका क्या करेंगे। मिस्टर गो ने इसके सवाल पर सोचा और ये सीन यहाँ से सीधा शिफ्ट होता है 10 साल बाद का। अब उस घटना को बीते 10 साल गुजर चुके थे। अब स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायुन होता है, जो कि थोड़ी शरारती किस्म की थी। वो एक दुकान से कुछ बोरियां बिना दुकान के मालिक को बताए ले जाती है। वो स्मार्ट और क्लेवर दोनों थी। उसके नॉटीनेस में कई और हरकतें भी शामिल थी, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना। वो अपनी गाड़ी लिए खेतों के बीच एक घर के पास पहुंचती है जहां हम मिस्टर गू को देखते हैं और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जायुन वही लड़की है जिसका मिस्टर गू ने इलाज करवाया था, जिसके बाद उस लड़की को मिस्टर एंड मिसेस गू ने अडॉप्ट कर लिया था। जायुन एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो पढ़ाई में भी अच्छी और अपने फादर के फार्म को भी बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल करती थी। उसकी माँ मिसेस गो को अल्जाइमर नाम की एक बीमारी के लक्षण मिल रहे थे, जिस वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और यहाँ पर जायुन को भी कुछ इंटरवल्स पर माइग्रेन के दौरे पड़ते थे, जिससे उसके पास्ट की हर चीज उसे याद आने लगती थी। जायुन को अक्सर 10 साल पुराना वो इंसिडेंट याद आता जिसके कारण उसका सर फटने लगता था। उसका परिवार भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। इसी बीच एक दिन जायू की फ्रेंड उसे एक सिंगिंग कंपटीशन का एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, जिसके मुताबिक पार्ट लेने वाले और जीतने वाले कॉन्टेस्टेंट को 30 लाख प्राइज मनी मिलने वाला था। ये देखकर जायुन उस एडवर्टाइजमेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसको इस समय पैसों की सख्त जरूरत थी और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहती थी। वो उस कंपटीशन का ऑडिशन देने के लिए वहां पहुंचती है, जहां पहले उसका इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद उसकी सिंगिंग स्किल्स को देखा जाता है। वो अपना सिंगिंग परफॉर्म करती है और फिर एक मैजिक भी कर दिखाती है, जो कि बहुत ही यूनिक था और ये उसके सुपरनैचुरल टैलेंट को शो कर रहा था। जायुन में कुछ बात तो ऐसी थी जो उसे दूसरों से बहुत ही अलग बनाती थी। उसका ऑडिशन सक्सेसफुल जाता है और उसके पेरेंट्स भी उसके इस एफर्ट को खूब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब उसका मैजिक वाला फुटेज उसके पेरेंट्स देखते हैं तो वो इससे थोड़ा अपसेट हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ये करना उसकी असलियत को सबके सामने ले आएगा और कोई अनहोनी उसे उसके पेरेंट्स से दूर ले जाएगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। नेक्स्ट डे जायुन स्कूल से उस सिंगिंग स्टूडियो जा रही होती है जहाँ उसका सिलेक्शन अगले राउंड के लिए हुआ था। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती मजाक कर रही थी कि तभी उसकी सीट के सामने बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम नोबल मैन होता है, वो उससे बात करने के लिए अप्रोच करता है। नोबल मैन दिखने में तो एक बहुत ही सीधा साधा शख्स दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई खतरनाक कैरेक्टर छुपा था और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको जल्दी समझ आ जाएगा।
नोबलमैन दावा करता है कि वो जायुन को जानता है और उसे उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश करता है। उसके मुताबिक जायुन के साथ जो भी आज से 10 साल पहले घटा था उसमें वो भी शामिल था, लेकिन जायुन को कुछ भी याद नहीं आता। इस पर उसकी फ्रेंड नोबलमैन पर चिढ़ जाती है और उसे बुरा भला कहती है। इसके बाद वो शख्स वहां से उठकर उस मेट्रो के दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है कि तभी वो गलती से किसी शख्स से टकरा जाता है और फिर नोबलमैन उस इंसान को बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर देता है और फिर वो उसे चलती मेट्रो से बाहर फेंक देता है। ये सीन वाकई में बेहद डेंजरस था, जहां हम नोबलमैन के स्वीट से दिखने वाले चेहरे के पीछे के खतरनाक रूप को देखते हैं। अब ये नोबलमैन असल में कौन था और उसका जायुन से क्या कनेक्शन था, ये सब हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जायुन स्टूडियो पहुंचती है और इस राउंड को भी वो जीत जाती है और वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तभी आते वक्त जायुन को बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। वो बाथरूम में एंटर होती है जहां उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है और उसे फिर से माइग्रेन के अटैक्स आने लगते हैं। जहां हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जायुन को डॉक्टर कहते हैं कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी और उसके पास कुछ ही दिन बाकी हैं। इसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होकर वहां से बाहर निकलती है। वो और उसकी फ्रेंड टैक्सी का वेट ही कर रहे होते हैं कि तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है और उस कार से चोए निकलता है और ये वही शख्स था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में जायुन को पकड़ना चाहा था। वो जायुन को लिफ्ट के लिए अप्रोच करता है, लेकिन उसका असल मकसद किडनैपिंग था। लेकिन जायुन और उसके फ्रेंड को सही समय पर टैक्सी मिल जाती है और वो उसे अवॉइड कर अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चोए इतने सालों बाद जायुन के पास कैसे पहुंचा और वो फिर से उसे किडनैप क्यों करना चाहता है। असल में जब जायुन टेलीविजन पर गई थी तब वो पूरी कंट्री में फेमस हो गई थी और उसका सिंगिंग फुटेज पहुंचता है डॉक्टर बीक और चोए के पास, जो कि तुरंत उसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जो आज से 10 साल पहले उनकी पकड़ से आजाद होते हुए भाग गई थी। क्योंकि सिंगिंग के बाद जब उसने वो मैजिक शो किया था तो इससे उन्होंने तुरंत ही प्रेडिक्ट कर लिया कि ये वही लड़की है जो आज से 10 साल पहले उनकी पकड़ से भाग गई थी। अब दूसरी तरफ चोए और डॉक्टर बीक के बीच राइवलरी शुरू हो जाती है, जहां डॉक्टर बीक चोए को अपनी टीम से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन चोए इसके लिए राजी नहीं था। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जायुन बस स्टैंड पर उतरती है और बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी नोबलमैन की गाड़ी उसके करीब आती है और वो भी उसे लिफ्ट देने के लिए अप्रोच करता है और जब वो इसे डिनाई करती है तब नोबलमैन उसकी फैमिली की उसे याद दिलाता है कि उनकी जान को भी खतरा बन सकता है। ये सुनते ही जायुन सीधा अपने घर की तरफ भागती है और उसकी फ्रेंड भी अपने फादर को फोन करती है जो कि पुलिस में थे। घर पहुंचकर अपने माता पिता को नॉर्मल देखकर उसकी जान में जान आती है और जायुन को वो लोग वापस से किडनैप करने की पूरी तैयारी में थे, जैसा कि मैंने मूवी के स्टार्टिंग में ही बताया था। उसी रात जब उसकी फैमिली के सभी लोग सो रहे थे तो जायुन को फिर से माइग्रेन का दौरा पड़ता है। वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है और उसकी फ्रेंड उस वक्त वॉशरूम के लिए बाहर जाती है। कुछ ही देर में जायुन को बाहर से हल्की सी आवाज आती है जिससे वो उठकर बैठ जाती है कि तभी उस पर एक आदमी गन पॉइंट कर लेता है और एक शख्स ने उसकी फ्रेंड की गर्दन पर भी चाकू रखा हुआ था। और दोस्तों, ये वही आदमी था जो जायुन को किडनैप करना चाहता था और आधी रात में ये जायुन के घर में घुस आया था। अब ये लोग जायुन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं कि तभी जायुन को माइग्रेन का अटैक आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगती है। तभी एक शख्स जायुन को पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जायुन तभी एकदम से गुस्से से लाल हो जाती है और उसे एक जोरदार हिट करती है और वहाँ के सभी किडनैपर्स को वो शूट कर देती है। उसने ये सब कैसे कर लिया था ये उसे खुद को भी नहीं पता था, क्योंकि नॉर्मल होने के बाद वो खुद भी इन चीजों को देखकर बहुत ही घबरा गई थी। अब एज अ ऑडियंस यहाँ पर हमें जायुन का असली रूप देखने को मिलता है। तभी वहाँ नोबलमैन और उसके साथ एक क्रिमिनल लड़की वहाँ आते हैं जो जायुन पर हंसने लगती है। यहाँ पर नोबलमैन कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम वही लड़की हो जो आज से 10 साल पहले भाग गई थी। तुम हम सबसे एबनॉर्मल हो, तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और इसीलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पर ना तो जायुन को अपने पास्ट के बारे में याद था और ना ही उसे अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता था। इसके बाद नोबलमैन उसे धमकी देता है कि जायुन उसके साथ चले, वरना वो उसकी फैमिली और पेरेंट्स को मार देगा और अगर वो उसके साथ चलती है तो उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अपने पेरेंट्स के खातिर जायुन चलने को तैयार हो जाती है। वो उनके साथ कार में बैठती है और वो लोग उसे एक रिसर्च लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं जहां उसका सामना होता है डॉक्टर बीक से। डॉक्टर बीक उसे देखकर बहुत ही खुश होती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम मर गई हो, लेकिन तुम्हें नेशनल टेलीविजन पर देखकर मेरी होप फिर
से लौट आई। जब तुमने वो मैजिक किया तब हमें यकीन हो गया कि तुम वही हो। पर जायुन को कुछ भी अभी तक याद नहीं आ रहा था और उसके मुंह और नाक से फिर से ब्लड निकलने लगता है। ऑफिस रूम से इंस्ट्रक्ट कर रही डॉक्टर बीक उस पर हंसती है और अपने डॉक्टर को उसे इंजेक्ट करने का ऑर्डर देती है। वो डॉक्टर उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाता है। तभी डॉक्टर बीक उससे कहती हैं कि अब तुम्हें सब याद आ जाएगा और अब तुम एक विच बन चुकी हो और तुम्हें अपनी सुपरनैचुरल पावर का एहसास हो जाएगा। लेकिन इस इंजेक्शन का अब तुम्हें रेगुलर डोज नहीं मिलेगा, जिससे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर बीक का असली मकसद था कि जायुन को उस इंजेक्शन के सहारे उसकी पावर्स को याद दिलाना और फिर उसकी पावर्स को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सस्पेंस निकलकर सामने आता है। जायुन हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ लाई हो? तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। मैं खुद यहाँ पर आना चाहती थी ताकि तुम मुझे ये इंजेक्शन लगा सको और मेरी जिंदगी का एक और महीना बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरी बीमारी की वजह से मौत होने वाली थी। लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया। इसके बाद जायुन अपने डेंजरस हिट्स के जरिए डॉक्टर्स को मार देती है और फिर रिसर्च लैब के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं मूवी का प्लॉट हल्का सा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे इस मूवी में जो विच है वो जायुन ही है और 8 साल की एज में वो उनके जाल से भाग गई थी। वो एक विच चाइल्ड थी और उसके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स थी। इसी वजह से उसने उनके ग्रुप के कई लोगों को मार दिया और खुद भी इंजर्ड होकर खेत में पड़ी रही। उसे उसका पास्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से याद था। और यहाँ पर एक और सस्पेंस से पर्दा हटता है। उसने सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बीक तक पहुँचने के लिए किया था और उससे बदला लेने के लिए ये सब उसका वेल मेड प्लान था। और ऑडिशन में मैजिक शो करना ये सब उसके प्लान का ही पार्ट था। उसका नोबलमैन से मिलना, फिर उसका किडनैप होना, ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। और उसे वहाँ किडनैप कर नहीं लाया गया था बल्कि वो खुद ही उनके पास आई थी ताकि वो एक एक करके सबसे बदला ले सके। वो डॉक्टर बीक के पैरों में गोली मारती है और वो उससे कहती है कि भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकती जब तुमने मेरी जिंदगी में वो दर्द दिया था जिसे मैं हर दिन याद कर रोती थी। इसके बाद जायुन उसे एक बार फिर से शूट करती है कि तभी उसके पीछे से नोबलमैन आ जाता है और वो जायुन की तरफ गन पॉइंट करता है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोबलमैन वही शख्स था जिसे मिस्टर चोए ने मूवी के स्टार्ट में नालायक बोलकर भगा दिया था। एक इंजर्ड सा छोटा बच्चा जो कि जायुन जैसा ही था, लेकिन वो डॉक्टर बीक का वफादार था। इसी वजह से जायुन से वो टक्कर ले रहा था। तभी हम देखते हैं कि चोए अपने लोगों के साथ डॉक्टर बीक के लोगों पर अटैक करता है, क्योंकि डॉक्टर बीक उससे धोखा कर रही थी और चोए के लोग उनके सभी लोगों को मार देते हैं। अब जायुन चोए के पास पहुंचता है कि तभी जायुन को चोए की भी हैवानियत याद आती है कि कैसे उस रात उसने उसके साथ बुरा किया था। यहाँ पर चोए डॉक्टर बीक को शूट कर देता है और फिर चोए जायुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायुन अपने पावर्स के जरिए उसे मौत के घाट उतार देती है। अब बचते हैं सिर्फ 2 लोग, नोबलमैन और जायुन। दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है जिसमें जायुन नोबलमैन को मार देती है और वो उसे उस हेडक्वार्टर का एड्रेस पूछती है जहां उसे उसकी डिसीज का वैक्सीनेशन मिलेगा, जिसके बाद जायुन नोबलमैन को मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जायुन हॉस्पिटल पहुंचती है अपने पेरेंट्स के पास और वहां पहुंचकर वो अपनी माँ को अपना वैक्सीनेशन देती है। अब उसके पास भी जिंदा रहने के लिए कम समय था और वो मरना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर एट दी लास्ट जायुन के फादर मिस्टर गो यहाँ पर सस्पेंस पर से एक और खुलासा करते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि असल में उस रात जब वो उन्हें घायल मिली थी तो मिस्टर गो को पता था कि वो एक विच है, क्योंकि उसके वहाँ आते ही उनके फार्म के कई जानवर मर गए थे। वो उसे कहीं दूर भेज देना चाहते थे, लेकिन मिसेस गो ने फोर्स किया जायुन को पालने और अपने साथ रखने का। ये सुनने के बाद जायुन और उसके फादर इमोशनल हो जाते हैं। जायुन कहती है कि वो उनके पास दोबारा जरूर लौटेगी। इसके बाद हम मूवी के बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं जहां हमें 3 मंथ आगे का समय दिखाया जाता है और जायुन को हेडक्वार्टर का एड्रेस मिल चुका था। वो हेडक्वार्टर पहुंचती है जहां पर हेडक्वार्टर ऑपरेट करने वाली डॉक्टर बीक की हमशक्ल बहन होती है, जिसे जायुन की तबाही के बारे में पता चल चुका था। वो अंदर से उससे बहुत ही डरी हुई थी, जिस वजह से वो जायुन को वैक्सीनेशन दे देती है जो कि परमानेंट है और जिससे जायुन मरने से बच जाएगी। और वहीं पास में खड़ी डॉक्टर बीक की बहन की असिस्टेंट जायुन पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस पर जायुन कहती है कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। और उसके इतना कहते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।